21 सितंबर 2024 बेंगलुरु के व्याली कवल एरिया में एक 1 BHK फ्लैट से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि वहां के रेजिडेंट्स का जीना मुश्किल हो गया था। शुरुआत में बदबू हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी अनबेरेबल हो गई कि नेबर्स ने उस फ्लैट के ओनर को इस बदबू के बारे में बताया। उसी दिन फ्लैट ओनर और उस फ्लैट में रहने वाली महालक्ष्मी की माँ मीना स्पेयर की लेकर फ्लैट का दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो तेज बदबू और सैकड़ों मक्खियों की वजह से अंदर जाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हिम्मत करके माँ मीना और बहन लक्ष्मी अंदर घुसे। उन्होंने पहले बाथरूम को चेक किया तो बाथरूम बिल्कुल क्लीन था। रूम भी छोटा सा था। वहाँ कोई बेड नहीं बल्कि एक छोटी सी चटाई फर्श पर बिछी थी। पास ही एक काला सूटकेस पड़ा था, लेकिन महालक्ष्मी की माँ की निगाहें एक ऐसी जगह जाकर टिकी जहाँ से बेइंतहा बदबू और मक्खियों का झुंड भिनभिना रहा था, और वो था ये 165 लीटर का फ्रिज। किसी अनहोनी की आशंका से उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। दोबारा कंफर्म करने के लिए लक्ष्मी ने बाथरूम को एक बार फिर चेक किया, और जैसे ही वो मुड़ी तो उनकी माँ ने वो फ्रिज खोल दिया, और दोनों ने अपनी आंखों के सामने जो मंजर देखा तो 2 कदम पीछे हटे और बुरी तरह से डर गए। फ्रिज के अंदर एक डेड बॉडी को कई टुकड़ों में काट कर भर दिया था। महालक्ष्मी की माँ ने जब बॉडी को पहचाना तो मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि ये बॉडी महालक्ष्मी की ही थी। पुलिस जब क्राइम सीन पर पहुंची तो उनके लिए भी अंदर जाना मुश्किल था। डबल मास्क लगाकर जाने के बाद भी उस कमरे की गंदी स्मेल उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मौके पर जांच करने वाली फोरेंसिक टीम ने भी बताया कि किलर ने क्राइम सीन को बहुत ही शातिरी तरीके से क्लीन किया था ताकि खून के ट्रेसेस कम से कम मिले। सबके जहन में कुछ ऐसे सवाल थे जिनका आंसर मिलना बहुत जरूरी था कि किसने इस मर्डर को अंजाम दिया, और ऐसा क्या हुआ होगा उस दिन कि महालक्ष्मी को इतनी बेरहमी से 59 यानी 59 टुकड़ों में काट कर फ्रीज में डाल दिया। और फिर शुरू होती है एक इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सस्पेक्ट एक एक करके एलिमिनेट होते गए, और आखिरकार पुलिस एक ऐसे नाम तक पहुंची जो ना सिर्फ मर्डरर निकला बल्कि जिसका एंड भी उतना ही हॉरिफाइंग था जितना इस केस की शुरुआत। वेलकम बैक टू द शो। माय नेम इज राजवीर एंड यू आर वाचिंग द ब्रूटल केस ऑफ महालक्ष्मी। ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि ये चैनल नया है और इसे आप सबके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम केवल सच ही दिखाएंगे। 20 सितंबर 2024 बेंगलुरु के व्याली कवल मार्केट के बीचों बीच इस घर से कुछ अजीब सी बदबू आसपास में रहने वाले नेबर्स को परेशान कर रही थी। बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ एक पल भी ठहरना मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार वहीं के एक नेबर ने उस बिल्डिंग के ओनर को कॉल किया और उस बदबू के बारे में बताया। ओनर ने वहां पर आकर चेक किया तो फ्लैट के बाहर से ही इतनी गंदी बदबू से उसे सिचुएशन को समझते देर नहीं लगी, और वहां की रहने वाली अपनी किराएदार को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपने एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स में चेक किया तो वहां महालक्ष्मी की माँ मीना का नंबर मिला, तो उन्हें फोन करके उस फ्लैट से आ रही बदबू के बारे में बताया तो वो डर गई, क्योंकि बीते 19 दिनों से महालक्ष्मी से बात नहीं हो पा रही थी। उसके अगले दिन यानी 21 सितंबर 2024 को महालक्ष्मी की माँ मीना और उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी के साथ उस फ्लैट पर पहुंची। महालक्ष्मी के फ्लैट की एक चाबी उसकी माँ के पास ही रहती थी, तो स्पेयर की से फ्लैट को खोला तो अंदर से भयानक गंदी सी बदबू और तेज हो गई। सिचुएशन को देखकर महालक्ष्मी की बहन ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया। हिम्मत करके वो अंदर गए तो सारा सामान अपनी जगह पर था। बाथरूम में दिखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला। बाहर फर्श पर एक चटाई, बेडशीट और एक बड़ा काला सूटकेस पड़ा था, लेकिन एक चीज थी जहाँ से बेइंतहा बदबू आ रही थी। वो था ये 165 लीटर का फ्रिज। महालक्ष्मी की माँ ने डरते हुए जैसे ही उस फ्रिज को खोला तो उनकी चीखें निकल पड़ी। फ्रिज में एक लाश के कटे हुए पार्ट्स पड़े थे। टॉप शेल्फ पर पैर, बॉटम शेल्फ पर कटा हुआ सर। मीना ने उसको देखकर पहचान लिया कि वो उसकी बेटी महालक्ष्मी की ही लाश है। फ्लैट के ओनर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने डबल मास्क पहनकर एंट्री ली और फ्लैट को सील कर दिया।
अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको को साइट पर बुलाया गया। सोको के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था, क्योंकि ऐसे केसेस में सबूत इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फॉरेंसिक्स ने रूम को केमिकल से स्कैन किया और लुमिनोन टेस्ट से ये सामने आया कि सरफेस पर साफ सफाई के बावजूद ब्लड के ट्रेसेस मौजूद थे। मतलब किलर ने क्राइम सीन को क्लीन करने की पूरी कोशिश की थी। बॉडी को टुकड़ों में काटकर फ्रीज में रखने से डीकम्पोजिशन स्लो हो गया, लेकिन दिन गुजरने के साथ ही बॉडी पार्ट में कीड़े और एक बेइंतहा बदबू डेवलप हो गई। मतलब किलर ने क्राइम सीन को क्लीन करने की पूरी कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान टोटल 59 यानी 59 बॉडी पार्ट काउंट किए गए, लेकिन अब पुलिस को ऐसा कुछ मिला जिससे पुलिस को लगा कि शायद अब कातिल उनकी गिरफ्त से दूर नहीं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को की गई थी। 2 सितंबर के बाद ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव हुई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के बीच हुआ होगा। अब पुलिस ने लास्ट सीन और लास्ट कॉन्टेक्ट को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि महालक्ष्मी की अपनी फैमिली के साथ लास्ट कंफर्म अपीयरेंस हुई थी 19 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के दिन। उसके बाद फोन की एक्टिविटी ट्रेस हुई 2 सितंबर तक। उस दिन के बाद उसका फोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो गया और फिर सीधे 21 सितंबर 2024 जब अपार्टमेंट से आती हुई बदबू ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। 2 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक पूरे 19 दिन का गैप। ये गैप था किलर की प्लानिंग का, क्लीनअप का और अपने सबूतों को मिटाकर भाग निकलने का। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और ये इन्वेस्टिगेशन और भी इंटरेस्टिंग थी। कभी भी किसी पैटर्न केसेस में सबसे पहला शक हमेशा उसके साथ रहने वाले किसी बेहद करीबी या रिलेटिव पर जाता है और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम ने तुरंत फोकस किया महालक्ष्मी के एक्स हस्बैंड हेमंत पर। उसकी कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और CCTV सब कुछ खंगालना शुरू किया तो पता चला कि वो रिलेवेंट पीरियड के दौरान अपने ही एरिया में था। फॉरेंसिक टाइमलाइन भी उसे क्राइम विंडो से मैच नहीं करती थी और इसका रिजल्ट हुआ कि हेमंत को क्लीन चिट मिल गई। हेमंत और महालक्ष्मी की शादी 2019 में हुई थी। उनकी एक बेटी भी हुई, लेकिन 2023 में दोनों का सेपरेशन और डाइवोर्स हो गया। हालांकि डाइवोर्स ऑफिशियली नहीं था। कुछ दिन बाद बेटी की कस्टडी हेमंत के पास आ गई। उसके बाद से ही महालक्ष्मी ना हेमंत के साथ रहती ना उसकी माँ के साथ। वो अलग अपार्टमेंट लेकर रहने लगी। हेमंत ने पुलिस को 3 लोगों के नाम दिए थे। उन्हीं में से एक नाम था अशरफ। बाय प्रोफेशन ये एक बार्बर था। मीडिया ने इस एंगल को काफी हाईलाइट कर दिया। हेडलाइन बन गई और इस केस को लव जिहाद से जोड़ने लगे और सबको लगा कि अशरफ ने ही महालक्ष्मी का मर्डर करके फ्रीज में भर दिया, क्योंकि एक ऐसा ही केस दिल्ली में 2022 में हुआ था जिसमें आफ्ताब नाम के एक अलग धर्म के लड़के ने श्रद्धा का मर्डर करके फ्रीज में भर दिया था और वो काफी हाईलाइटेड केस था जो हर न्यूज चैनल की हेडलाइन बना। लेकिन पुलिस ने क्वाइटली अपना काम किया। अशरफ का इंटरोगेशन हुआ, उसके लोकेशन रिकॉर्ड्स चेक किए गए और कॉल रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया गया और रिजल्ट क्लियर था। अशरफ को भी क्लीन चिट मिल गई। रीजन ये था कि महालक्ष्मी के साथ उसका रिलेशनशिप तो था, पर हेमंत के विरोध और पुलिस केस की वजह से उसने पहले ही महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी और क्राइम विंडो में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं हुई। पुलिस का अगला स्टेप था मल्लेश्वरम का वो क्लोथिंग आउटलेट फैशन फैक्ट्री जहां महालक्ष्मी काम करती थी। वहां के सारे स्टाफ को बुलाया गया और उनसे इंटरोगेशन शुरू हुआ। वहां लगभग सब प्रेजेंट थे, लेकिन एक नाम गायब था, मुक्ति रंजन रॉय। इसी के पैरेलल पुलिस ने CDR यानी कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स को एनालाइज किया और वहां एक शॉकिंग पैटर्न सामने आया। महालक्ष्मी और एक नंबर के बीच लंबे समय से फ्रीक्वेंट कॉल्स और मैसेजेस हो रहे थे और 2 सितंबर को भी दोनों के बीच कांटेक्ट हुआ था। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो लास्ट डायल हुआ स्मृति रंजन जो बेंगलुरु में रहता था और वो था मुक्ति का खुद का भाई। यहीं से इन्वेस्टिगेशन का थ्रेड सीधा खींचता हुआ पहुंच गया मुक्ति रंजन रॉय तक। अब महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन दोनों की इस एंगल को अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। महालक्ष्मी की फैमिली नेपाल की रहने वाली थी।
करीब 30 साल पहले वो नेपाल से बेंगलुरु काम की तलाश में आए थे और फिर यही सेटल हो गए। नेपाल के ही रहने वाले हेमंत से महालक्ष्मी की शादी हो गई और फिर वो भी बेंगलुरु में एक मोबाइल की शॉप पर काम करने लगा। दोनों की एक बेटी हुई, लेकिन साल 2023 में हेमंत को शक हुआ कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के लड़के से अफेयर है, तो उसकी वजह से दोनों में रोज झगड़े होने लगे। रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर दोनों ने अलग रहने का फैसला किया, लेकिन डाइवोर्स अभी तक नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद बेटी की कस्टडी महालक्ष्मी ने हेमंत को दे दी और खुद बेंगलुरु के ही एक फैशन स्टोर में काम करने लगी। वहीं मुक्ति रंजन भी उसी स्टोर में काम करता था और वहीं दोनों की फ्रेंडशिप हुई। स्टोर में मिलने के बाद महालक्ष्मी और मुक्ति का रिश्ता फ्रेंडशिप से आगे बढ़ने लगा। साथ टाइम स्पेंड करना, गिफ्ट्स ऑफ डेज पर मिलना, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आने लगा। कुछ महीनों बाद मुक्ति ने नोटिस किया कि महालक्ष्मी का बिहेवियर चेंज होने लगा है। वो स्टोर में भी किसी और से घंटों फोन पर लगी रहती, जिससे मुक्ति के दिमाग में एक ही थॉट बार बार आता कि शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे और फिर आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक महालक्ष्मी काफी शॉर्ट टेम्पर्ड थी और कन्फ्रंटेशंस कभी कभी फिजिकली यानी मारपीट तक पहुंच जाते। अब दोनों एक ऐसे टॉक्सिक लूप में फंस चुके थे, न साथ निभा पा रहे थे और ना ही एक दूसरे से दूर हो पा रहे थे। 1 सितंबर उनका लास्ट रेगुलर वर्क डे था। 2 सितंबर को मुक्ति ने कॉल करके मिलने की जिद की, पर महालक्ष्मी ने मना किया और अशोकनगर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने मुक्ति की पिटाई की और उसे छोड़ने के लिए उल्टे कुछ पैसे भी ले लिए, लेकिन गुस्से के बावजूद वो मामला सुलझाना चाहता था। इसीलिए रात में महालक्ष्मी के प्याली कवल अपार्टमेंट पर गया। 2 से 3 सितंबर की रात महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच एक और बहस शुरू हुई, लेकिन इस बार आर्ग्यूमेंट ने एक खौफनाक टर्न ले लिया। आर्ग्यूमेंट्स के बीच में ही महालक्ष्मी ने मुक्ति पर हाथ उठाया, जिससे मुक्ति अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर सका और उसने किसी भारी चीज से महालक्ष्मी के सर पर वार किया। लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुक्ति अपने आप से कंट्रोल खो चुका था और उसने महालक्ष्मी का गला दबाकर मार डाला। और अब शुरू हुआ वो फेज जहां अक्सर किलर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, पैनिक। मुक्ति भी पैनिक की सिचुएशन में आ गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अब आगे क्या। इसी पैनिक के बीच उसने एक हॉरिफाइंग प्लान सोचा, जो आगे चलकर बेंगलुरु का सबसे शॉकिंग मर्डर केस बन गया। सुबह तक मुक्ति नियर बाय यूटेंसिल शॉप पर गया। सीसीटीवी में उसका नाइफ परचेज कैप्चर हुआ और उसी नाइफ से बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर डाले। पहला आइडिया था सूटकेस से बॉडी पार्ट्स निकालकर धीरे धीरे ठिकाने लगाए, लेकिन एरिया भीड़ भाड़ वाला था, रिस्क हाई था। तभी उसकी नज़र फ्लेट के 165 लीटर फ्रिज पर पड़ी। उसने बॉडी पार्ट्स को फ्रिज में अरेंज कर दिया, ये सोचकर कि कुछ हफ्तों तक स्मेल कंटेन रहेगी और धीरे धीरे उन टुकड़ों को ले जाकर कहीं दफन कर देगा और सारे सबूतों को मिटा देगा। उसके बाद उसने हाउस को क्लीन किया, सारे ब्लड ट्रेसेस इरेज किए, बाहर से ताला लगाया और वहां से निकल गया। इस कहानी का दी एंड जैसा होगा वैसा शायद आपने फिल्मों में ही देखा होगा। महालक्ष्मी का मर्डर और बॉडी डिसमेंबर करने के बाद मुक्ति कुछ दिन बेंगलुरु में ही इधर उधर भागता रहा। उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और किसी से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करना बंद कर दिया। उसकी एंजाइटी इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करके कहा कि घर को खाली कर दो और पुलिस अगर आए तो कुछ मत कहना। ये शॉकिंग था क्योंकि नॉर्मली मुक्ति अपने फैमिली से हर चीज को शेयर करता था, पर इस बार उसका टोन अलग था, गिल्टी और डरा सहमा हुआ। स्मृति रंजन ने पुलिस को बताया कि मर्डर के कुछ दिन बाद मुक्ति ने उसे कांटेक्ट किया था। उसने कहा, मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। स्मृति ने जब जोर देकर पूछा तो मुक्ति ने कन्फेस किया कि फाइट के दौरान उसने महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया है। उसने डिटेल भी बताई कि कैसे उसने उसके सर पर वार किया, गुस्से में उसका गला काट दिया और बाद में पैनिक में आकर बॉडी के टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिए। स्मृति ने इस पूरी बात को शॉक में सुना, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब पुलिस को ये तो पता चल चुका था कि इस मर्डर के पीछे असल मास्टरमाइंड कौन है। मर्डर के कुछ दिन बाद मुक्ति बेंगलुरु छोड़कर
उड़ीसा गया, जहां उसका एक और भाई सत्य रंजन बरहमपुर में रहता था। वहां पहले उसने सत्या को सब कुछ बताया। सत्या ने पहले बिलीव नहीं किया, पर जब मुक्ति ने डिटेल बताई तो उसका भी कॉन्फिडेंस हिल गया। मुक्ति ने कहा कि उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं बची है। कुछ दिन तक वो सत्या के साथ ही रहा, पर जब न्यूज में ये पता चला कि केस ओपन हो चुका है और अब वो पकड़ा जाएगा, तो फिर वो उसके नेटिव प्लेस भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में अपने पेरेंट्स के पास आ गया। वहां उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया कि कैसे महालक्ष्मी ने उससे 7 लाख रुपए और एक सोने की चेन ले ली और उसका दिन ब दिन बढ़ता पैसों का लालच उससे सहन नहीं हुआ और हाथापाई में उसका मर्डर हो गया। माँ ने पुलिस को बताया कि कन्फेशन के बाद मुक्ति बहुत डिस्टर्ब था। रात को बस पानी पिया और सुबह 4 बजे कहने लगा, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि पुलिस तुम सबको परेशान करे। फिर वो घर से निकल गया। अब आगे जो होने वाला था वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। 25 सितंबर 2024 को ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट के एक गांव के पास मुक्ति की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिली। उसके पास एक डायरी और एक सुसाइड नोट रिकवर हुआ। अब जो सुसाइड नोट में लिखा वो और भी शॉक करने वाला था। नोट में उसने लिखा कि फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरह से उसे परेशान किया जा रहा था और महालक्ष्मी के दूसरे आदमी के साथ रिलेशंस होने का भी उसने डाउट मेंशन किया। उसने लिखा कि वो गिल्ट और प्रेशर में और जी नहीं सकता, लेकिन मुक्ति ने एक बात का खुलासा किया जो सबसे शॉकिंग था। उसका इंटेंशन था कि मेरी बॉडी को टुकड़ों में काटकर सूटकेस में डालकर मारने के बाद फेंक दे। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो महालक्ष्मी मुझे मारकर मेरी बॉडी को दफन कर देती। मैंने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा। उसकी इस बात का प्रूफ भी मिलता है क्योंकि एक काला बैग जो इस वीडियो में दिख भी रहा है। पुलिस को उसके सुसाइड स्पॉट से एक स्कूटी और एक बैग मिला। बेंगलुरु पुलिस ने ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर मुक्ति के सुसाइड डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए। इस 3 पेज के सुसाइड नोट में उसने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन लिखा था। पैसे, रिलेशनशिप और इमोशनल टॉर्चर के बारे में उसकी हैंडराइटिंग वेरीफाई की गई और मैच हो गई। स्मृति, सत्या और माँ के कन्फेशन स्टेटमेंट ने पुलिस के नैरेटिव को कंफर्म कर दिया, यानी एक किलर अपना गुनाह खुद कबूल करके इस दुनिया से चला गया। जैसे ही फ्रीज से महालक्ष्मी के बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस केस को फ्रीज मर्डर लेबल करके सनसनी फैला दी। यहाँ तक कि ये भी कहा कि रूम में हर तरफ मांस के टुकड़े पड़े थे, जबकि रियलिटी में फोरेंसिक रिपोर्ट में ये निकला कि रूम क्लीन किया गया था और खून विजिबल ट्रेसेस में प्रेजेंट नहीं थे। सिर्फ लुमिनल टेस्ट ने हिडन ब्लड रिवील किया। ये दिखाता है कि मीडिया टीआरपी के लिए सच को ट्विस्ट करता है, जिसमें पब्लिक परसेप्शन मिसलीड होता है। इस केस में भी असली फैक्ट्स सिर्फ फोरेंसिक और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आए। एक तरफ पुलिस ने परत दर परत इन्वेस्टिगेशन से इस केस को सॉल्व करती गई, तो वहीं विक्टिम की अर्लियर पुलिस कंप्लेंट अशोकनगर पुलिस स्टेशन में हुई थी। उसमें मुक्ति के अगेंस्ट हैरेसमेंट रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसे लाइटली लिया गया। अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होता तो शायद महालक्ष्मी बच सकती थी। ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस की एक तरफ प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टमेटिक लैप्सेस को भी एक्सपोज करता है। महालक्ष्मी का केस एक पर्सनल रिलेशनशिप डिस्प्यूट से स्टार्ट हुआ था, पर एंड एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी में हुआ। एक तरफ एक यंग वुमन अपनी जिंदगी हार गई, तो दूसरी तरफ एक यंग मैन गिल्ट और रिग्रेट के प्रेशर में अपनी जान खुद ले बैठा। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले केस में।